नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप साहब ठेकेदार क्यों बने। अशोक गहलोत ने पूछा सवाल, सीज फायर के बाद दागे 7 बड़े सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर लागू होने पर कांग्रेस शुरू करेगी नया अभियान। इंदिरा तेरी याद फिर आई। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि सीज फायर और अमेरिका के बयान पर भड़के पवन खेड़ा, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। आगे खबर में जिक्र होगा कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया इंडिगो का बड़ा फैसला, 7 शहरों की फ्लाइट रद्द। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस का ये नया दाव बिहार में कितना अहम, क्या है प्लानिंग, किसकी बढ़ेगी टेंशन, सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप साहब ठेकेदार क्यों बने, अशोक गहलोत ने पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच घोषित अचानक सीज फायर पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि ट्रंप साहब भारत पाकिस्तान मामले में ठेकेदार कैसे बन गए। अशोक गहलोत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनता को निराश किया और सीज फायर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी। उन्होंने पूछा कि जब भारतीय सेना आतंकवाद पर सख्ती से प्रहार कर रही थी तो अचानक अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि देश को ये जानने का अधिकार है कि क्या मोदी सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में मध्यस्थता करने का अधिकार किसने दिया। गहलोत ने कहा कि कश्मीर जैसा संवेदनशील मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है, ऐसे में तीसरे देश द्वारा इसमें पंचायत करना भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है। गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित तो किया, लेकिन ट्रंप के बयान और सीज फायर के असल कारणों पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में जो एकजुटता दिखी थी वो अचानक सीज फायर के कारण धुंधली पड़ गई है और जनता अब जवाब चाहती है। गहलोत ने कहा कि यदि सीज फायर लागू हो चुका था तो फिर श्रीगंगानगर और जैसलमेर में फायरिंग और मिसाइल मलबा क्यों मिला। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस विसंगति पर स्थिति स्पष्ट करे। गहलोत ने कहा कि भारत सेना ने पूरे घटनाक्रम में साहसिक और निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं। हमारी सेना सीमा पर शौर्य दिखा रही थी और अमेरिका घोषणा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, ये कैसे संभव है। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने भारत के अतीत का उदाहरण देते हुए कहा कि 1971 में जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा, लेकिन सरकार आज की चुप्पी साधे बैठी है। इसी दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि जब ट्रंप का बयान पहले आ चुका था तो प्रधानमंत्री को अपनी स्पीच में उसका जिक्र कर जनता को भरोसा में लेना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए ही सीज फायर किया गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंदिरा तेरी याद फिर आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर लागू होने पर कांग्रेस शुरू करेगी नया अभियान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर लागू होने पर कांग्रेस नया अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इंदिरा तेरी याद फिर आई अभियान शुरू करेगी। इंदिरा ने पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग किया और देश दुनिया को बताया कि भारतवर्ष ये है और नेतृत्व ऐसा होता है। जीतू पटवारी ने कहा कि एक नेतृत्व ऐसा था और बाकी देश समझे आज के नेतृत्व को। देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में जो भाषण किया कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, जो जिस भाषा में जवाब दे वैसे ही जवाब देना चाहिए। हमारे 26 लोगों की हत्या हुई, धर्म पूछकर हत्या हुई। ट्रंप ने भारत सरकार की स्थितियों को कंट्रोल किया। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ट्रंप ने कहा कि मुझसे व्यापार करना है तो युद्ध से विराम लगाना होगा। क्या युद्ध व्यापार के लिए हुआ था या आत्मसम्मान या भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। देश को समझना है कि ये परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई हैं या इससे क्या मिला देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जीतू ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य, सामाजिक, आर्थिक कोई हैसियत नहीं थी। दुनिया के रहमो करम पर जिंदा है पाकिस्तान। देश का हर नागरिक सोच रहा है। 22 सैनिकों की हत्या हुई, 26 नागरिकों की जो हत्या हुई, सिर्फ उनके अलावा बात करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि साहसिक फैसले कैसे लिए जाते हैं। भाषण देने में और युद्ध लड़ने में और देश की दुनिया में नंबर 1 लाने में अंतर होता है और ये अंतर देश ने देखा है। आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीज फायर और अमेरिका के बयान पर भड़के पवन खेड़ा, दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले सैन्य टकराव के बाद सीज फायर हो गया। उसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सेना अधिकारियों ने जानकारी साझा की। विपक्ष लगातार बीजेपी से इसको लेकर सवाल कर रहा है और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीज फायर के बारे में पीएम मोदी ने नहीं बताया, जबकि इसकी जानकारी हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। इस पर पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि हमारे बीएसएफ जवान पूर्णम साहू को पाकिस्तानी कैद से कब रिहा किया जाएगा। पंजाब के फिरोजपुर के पास बीते महीने 23 अप्रैल को पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को हिरासत में ले लिया था, जिसने अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार कर ली थी। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा करने वाला बीएसएफ प्रमुख बल है, जो एलओसी के कुछ हिस्सों सहित पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 3323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की रक्षा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया इंडिगो का बड़ा फैसला, 7 शहरों की फ़्लाइटें रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रमुख भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 शहरों से आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये निर्णय सुरक्षा कारणों और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए लिया गया है। जिन शहरों की उड़ानें रद्द की गई हैं उनमें जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, जोधपुर और राजकोट शामिल है। हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, जो भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दी। देर रात जम्मू कश्मीर में ड्रोन गतिविधि की खबरों के बाद एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का ये नया दाव बिहार में कितना अहम, क्या है प्लानिंग, किसकी बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे राजनीतिक हालात के बीच आगामी अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव संभावित है। राज्य की नई सरकार का चुनाव करने वाले इस इलेक्शन को देश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका परिणाम न केवल प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। बिहार चुनाव परिणाम से यह भी साफ होने की संभावना है कि देश की जनता का मूड ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है। खास बात है कि बिहार की चुनावी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तो है ही, ये नेतृत्व की भी जो है वो अहम भूमिका है। दरअसल एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेहद सक्रिय हो चुके हैं और वहीं राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और बिहार को वो कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 5 महीनों में वो अब चौथी बार बिहार पहुंच रहे हैं। जानकार बताते हैं कि संभव है कि उनकी रणनीति बिहार की इस लड़ाई को राहुल बनाम मोदी करने की हो। वहीं बड़ा तथ्य ये भी है कि राहुल गांधी के लिए तेजस्वी ज़रूरत बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव की दिखने लगी हलचल, तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा हमको सरकार नहीं बनानी है, बिहार का विकास जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है और हर दल अपने पत्ते खोलने की तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण की धरती से अपने चुनावी मुहिम की शुरुआत की। वो बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सिसवा कोडर बुद्ध बिहार में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इसे जनसंवाद का मंच बना डाला। इस आयोजन को न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक आस्था केंद्र में भी परिवर्तित कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी, हमें बिहार का विकास करना है। एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स की रणनीति को ये दर्शाता है, जहां विरोध के साथ साथ समाधान की दिशा भी दिखाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई पढ़ाई, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन के खिलाफ है। ये सभी मुद्दे बिहार की ज़मीनी हकीकत से जुड़े हैं और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ अपने वक्तव्य में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक ही सरकार को बार बार चुनने से विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये टिप्पणी परिवर्तन की मांग को बल देती है। उन्होंने जनता से वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वृद्धा और विधवा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की फॉर्म फीस शून्य होगी और छात्रों को यात्रा भत्ता मिलेगा। इन घोषणाओं का केंद्र बिंदु युवा, महिलाओं और निम्न आय वर्ग रहा, जो कि वोट बैंक की दृष्टि से अहम है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सियासत हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और 9 आतंकी ठिकानों समेत 40 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के डीजीएमओ के आग्रह के बाद भारत ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सीज फायर की घोषणा हो गई। लेकिन अब इस मामले पर बिहार में सियासत जोर पकड़ रही है। पटना में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि मां तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। पटना में जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की भी फोटो है। वहीं इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि युद्ध विराम हो, लेकिन भारत की शर्तों पर हो। अमेरिका को बाप बनने की नहीं देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत जैसे स्वाभिमानी देशों की ओर से पहले घोषणा करने का अधिकार किसने दिया। इसी के साथ पप्पू यादव के सवाल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत किसी बाहरी दबाव में काम नहीं करता, भारत अपने शौर्य और आत्मबल से चलता है। उन्होंने दोहराया कि सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे देश की जनता को गर्व है। और इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थमा है, खत्म नहीं हुआ और हमें भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व है। इस बीच सभी देशवासियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर दुश्मनों के तथ्यहीन दुष्प्रचार से सावधान रहें। सीज फायर पर जारी सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई और रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने शुरू से ही सेना पर भरोसा किया है और सेना ने साहस और वीरता के साथ पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिया है। भारतीय सेना पर हमें गर्व है और संसद का विशेष सत्र बुलाकर भारतीय सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती की पाकिस्तान को नसीहत, गौतम बुद्ध से ले प्रेरणा, कहा राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ के लिए माथा टेकती हैं, बसपा कागजी गुणगान नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने संकेतों में पाकिस्तान को सीख दी है। महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती पर जारी संदेश में मायावती ने कहा कि बीएसपी ने यूपी में रही अपनी सभी 4 सरकारों के दौरान गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलकर काम किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुचारू मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किया अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को पारदर्शी और तकनीकी दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट्स का व्यापक स्तर पर प्रबंध किया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार राज्य भर के मतदान केंद्रों पर 25% अतिरिक्त बैलेट यूनिट, 25% अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और 35% अतिरिक्त वीवीपैट मशीनें रिजर्व में रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान के दिन किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से प्रक्रिया बाधित न हो, सभी जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की चरणबद्ध जांच और आपूर्ति शुरू करा दी है। तैयारियों में जो मुख्य बिंदु शामिल है वो ये कि 25% अतिरिक्त बैलेट यूनिट, 25% अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और 35% अतिरिक्त वीवीपैट यूनिट यहाँ पर स्टॉक में रखी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी का दौरा रणनीति का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है और तमाम दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं और कांग्रेस की सक्रियता और रणनीति तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस इस बार विशेष रूप से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और पार्टी ने हाल के दिनों में दलित नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। राहुल गांधी के इस दौरे को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और कांग्रेस को बिहार में खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल करने की चुनौती है और राहुल गांधी की ये कोशिश उसी दिशा में एक कदम है। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी अपने दौरे में विभिन्न दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी का दौरा पहले होना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं के दौरे बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाते हैं। बिहार की राजनीति में दलित वोट की अहम भूमिका रही है और आगामी चुनाव में ये वर्ग सत्ता की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार आएंगे और वो रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा 25 से 30 मई के बीच कभी भी हो सकता है, जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि प्रदेश की तमाम समस्याओं का समर्थन सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग सरकार ही कर सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में तमाम समस्याओं का समाधान पीडीए की सरकार में है
पीडीए का एजेंडा सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना है। सभी लोग 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और सपा प्रमुख ने आगे कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें, व आम जनता के बीच रहें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटे, जनता को भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में बताएं। भाजपा सरकार ने आम जनता के सामने संकट ही संकट पैदा कर दिया है और अर्थव्यवस्था संकट में है, युवाओं के पास नौकरी रोजगार का संकट है और सरकार में लोकतंत्र और संविधान पर भी संकट है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी खुलेआम कांड कर रहे हैं और दलितों के साथ अत्याचार की घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं, जब अपराधी प्रदेश छोड़ गए तो अपराध की घटनाएं कैसे हो रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का नीतीश के अवैध किले में छेद करने का प्लान, 800 किलोमीटर दूर से कुर्मी सिपाही को बुलाकर कराया भाषण। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस अपने मिशन में जुट गई है। जातीय लामबंदी के लिए कांग्रेस दूसरे प्रदेश के नेताओं की बिहार में उतार रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्हें कुर्मी समाज के वोटरों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने के लिए बिहार बुलाया गया है। भूपेश बघेल पटेल महासंघ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे और इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा कि कुर्मी समाज नेतृत्व संभालने के लिए आ गया है। बघेल के बिहार दौरे को लेकर सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अपने संबोधन में भूपेश बघेल ने कहा कि कुर्मी समाज ने अलग अलग क्षेत्रों में कई विभूति दिए हैं, चाहे वो राजनीति हो, सेना हो या सामाजिक कार्य हो। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा है कि बिहार के हर समाज और हर तबके के लोग डबल इंजन सरकार से खफा है और वहीं महागठबंधन के तमाम घटक दल और कांग्रेस समाज के हर तबके के लोगों से मिल रही है, हर समाज के लोग के पास जाकर उनकी बातों को सुन और समझ रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 महीने में चौथी बार बिहार आएंगे राहुल गांधी, गया में करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उनका ये दौरा आगामी 15 मई को प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार वो दरभंगा और पटना में कार्यक्रम कर सकते हैं और खास बात यह है कि बीते 5 महीनों में राहुल गांधी का चौथा बिहार दौरा होगा। इससे पहले राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले राहुल गांधी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बार राहुल गांधी गया में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्थानीय नेताओं के साथ पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। केवल मार्च महीने को छोड़ दिया जाए तो इस साल की शुरुआत के साथ राहुल गांधी ने हर महीने बिहार का दौरा किया। 18 जनवरी, 4 फरवरी और 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। लोकसभा चुनाव के बाद इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद में है और यही वजह है कि राहुल गांधी किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी के बिहार दौरे का आगामी चुनाव में क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल बिहार कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे से पहले काफ़ी तैयारियों में जुट गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वो पहले से ही साथ थे, हमें सब दिखता है। एक मंच पर दिखे शरद अजीत पवार तो बोले संजय राउत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर खटपट देखने को मिल रही है। इस समय शरद पवार का एक बयान वायरल हो चुका है, जहां वो कह रहे हैं कि पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि फिर अजीत पवार से हाथ मिला लिया जाए। इसके ऊपर हाल ही में, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने साथ में मंच ही साझा किया है, कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। अब इन्हीं सियासी अटकलों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहते हैं कि हमें सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो लोग विपक्ष में दिख रहे थे अब उनके करीब जा रहे हैं। जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया वो तो पहले से ही साथ थे। अब जानकारी के लिए बता दें कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उनकी तरफ से भतीजा अजीत पवार के साथ रिश्ते को लेकर भी सवाल जवाब हुए थे। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा था कि हमारी पार्टी में इस समय 2 राय चल रही है। एक राय कहती है कि हमें अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन दूसरी राय कहती है कि सीधे या दूसरे तरीके से बीजेपी के साथ जाने से बचना चाहिए। इसके बजाय इंडिया गठबंधन में रहकर संगठन को मजबूत करना चाहिए। वैसे महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी का कोर ग्रुप उस पर चर्चा करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा को गिरफ्तारी वारंट 14 मई तक सरेंडर करने का दिया गया आदेश। राजस्थान से बड़ी खबर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि झालावाड़ जिले की मनोहर थाना एसडीएम कोर्ट ने कंवर लाल मीणा के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। यदि वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था और 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। झालावाड़ के एडीजे अलकलेरा कोर्ट ने विधायक कंवर लाल को राज्यकर्म में बाधा पहुंचाने और सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना था।